जय हिंद। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्थानों के बारे में। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जो स्थान हैं वो कुल 5 हैं। जैसे अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन के तहत चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है। उसके तहत क्या करते हैं, विश्व के जो प्रमुख स्थल हैं उनको क्या करना है, उनको सहेजने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है यूनेस्को का वो पेरिस में है। क्लियर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और भारत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश में 5 ऐसे स्थान जिनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट हम पढ़ रहे थे वो रह गए थे कुछ, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले अपन ने देखा था कि लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 931। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पर 931 स्त्रियों की संख्या है जो कि मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का है और बालाघाट जिले में 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपका कहाँ हो गया, बालाघाट में हो गया। और सबसे कम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो होगा आपका भिंड जिला। तो भिंड जिले में 837 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। तो अधिक पूछे तो बालाघाट हो जाएगा और कम पूछे तो आपका हो जाएगा भिंड। और टोटल लिंगानुपात अगर मध्य प्रदेश का पूछे तो वो हो जाएगा आपका 931। अब अगर आगे बढ़े हम तो हम देखेंगे साक्षरता दर। पहले बालाघाट जिले को देखते हैं। बालाघाट जिला हमने कहाँ देखा था, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, है ना। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जब मैपिंग कर रहे थे उस समय देखा था कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो बालाघाट, वो भी कहाँ पर था, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा, यानी कि ऊपर और नीचे आपने देखा था इस कोने पर स्थित था बालाघाट। क्लियर। उसके ऊपर क्या था, डिंडोरी था ना बालाघाट के, और इधर आपने देखा था सिवनी, है ना। तो बालाघाट के पश्चिम में सिवनी था और उत्तर में क्या था, डिंडोरी था। क्लियर। अब आप देखते हैं भिंड। भिंड हो गया आपका। साक्षरता दर देखते हैं। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वो है आपकी 69.32%। कितनी है, 69.32% मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। याद करना है 69.32% कुल साक्षरता दर। अगर वहीं हम पुरुषों की बात करें या मेल की बात करें तो पुरुषों की 78.73% है। पुरुषों की कितनी है, 78.73% और महिलाओं की 59.24%। कुल है 69.32%, महिलाओं की है 59.24% और पुरुषों की है 78.73%। क्लियर है। याद हो जाएगा, 2-4 बार डाटा को रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। सबसे अधिक अगर हम बात करें साक्षरता की तो वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश का आपका जबलपुर है। जबलपुर में कुल साक्षरता 81.07% है, जबकि सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर की है जो कि 36.1% है। तो सबसे अधिक कौन सा हो गया आपका, जबलपुर, और सबसे कम अलीराजपुर। पुरुषों की बात करें अगर हम तो पुरुषों में सबसे अधिक है आपका जबलपुर और इंदौर, इन दोनों की बराबर है। तो जबलपुर और इंदौर दोनों की क्या है, साक्षरता दर पुरुषों की बराबर है। जबकि महिलाओं में सबसे अधिक कौन सी है, भोपाल। भोपाल की कितनी है, 74.9%। देखो हमने देखा कि टोटल अगर मिला के हम साक्षरता दर की बात करें तो वो जबलपुर है जो कि सर्वाधिक है, और सबसे कम अगर कुल की बात करें तो अलीराजपुर है। अगर मेल यानी पुरुषों में सबसे अधिक हम बात करें तो आपका जबलपुर और इंदौर दोनों हैं, और महिलाओं में सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो वो भोपाल है। और जबकि पुरुषों में सबसे कम की हम बात करें तो वो अलीराजपुर है, और महिलाओं में सबसे कम अलीराजपुर। तो अलीराजपुर तीनों में सबसे कम है ना। ओवरऑल भी कम है, महिलाओं में भी कम है, पुरुषों में भी कम है। अब यहां कंफ्यूजन होगा कि सबसे अधिक ओवरऑल जबलपुर की, पुरुषों में ओवरऑल किसकी, जबलपुर और इंदौर की, और महिलाओं में भोपाल की। क्लियर है। याद रखना महिलाओं की कितनी है भोपाल में, 74.9%। सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात करें हम तो सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर की है, लेकिन साक्षरता सबसे अधिक किसकी है ओवरऑल, जबलपुर की, और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, इंदौर की। दोनों में अंतर है, याद रखना। सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर, उसके बाद है जबलपुर। क्लियर। अब सबसे कम की बात करें तो हरदा। तो सबसे अधिक जनसंख्या हो गई आपकी इंदौर, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे अधिक कौन सा था, छिंदवाड़ा। और सबसे कम जनसंख्या हो गई आपकी हरदा, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे कम कौन सा था, आपने देखा था निवाड़ी, जो कि 2018 में बना, लेकिन 2013 के अनुसार आगरमालवा और 2011 के अनुसार दतिया। क्लियर है। अब ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने थी हमने वो सब पढ़ लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल
स्थानों के बारे में। तो पहले मध्य प्रदेश में 3 स्थान शामिल थे, लेकिन अभी 2020 के अंतर्गत 2 स्थानों को और शामिल किया गया है। वो भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा, जिसको बोलते हैं अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। उसके तहत ग्वालियर और ओरछा इन दोनों को जो है शामिल कर लिया गया है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 5 स्थल हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो वो था हमारा खजुराहो। मतलब सबसे पहले जब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश से जो स्थान शामिल किया गया वो आपका था खजुराहो। तो खजुराहो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। खजुराहो जो है छतरपुर जिले में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा किस जिले में स्थित है, तो वो हो गया आपका छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो की स्थापना 10वीं और 11वीं शताब्दी में की किसने? चंदेल वंश के शासकों ने। अब चंदेल वंश जो है तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने की थी। क्या नाम था? ननुक। ननुक एक शासक था, उसने चंदेल वंश की स्थापना की। और खजुराहो में, जो कि छतरपुर के अंतर्गत पड़ता है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो है खजुराहो शहर की स्थापना की, या खजुराहो स्थान की स्थापना की। खजुराहो को पहले खजुरवाहक के नाम से जाना था, खजुरवाहक के नाम से जाना था। तो पुराना नाम खजुराहो का क्या हो गया? खजुरवाहक। किस जिले में पड़ेगा? छतरपुर में। कौन सा शासक था यहाँ पर? चंदेल शासक थे, उसमें भी नन्नुक जो है चंदेल वंश का स्थापना या संस्थापक था। अब खजुराहो की अगर हम बात करें तो खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सीधा प्रश्न पूछते हैं कि कब खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो वो था आपका 1986 की डेट। 1986 में विश्व धरोहर की सूची में खजुराहो को शामिल कर लिया गया। अब खजुराहो में हम देखेंगे तो खजुराहो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर मिलेंगे। जैसे कि आप देखो चतुर्भुज मंदिर, जिसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक, जिसका धंगदेव नाम था, उसने जो है खजुराहो में कई जैसे 64 योगिनी मंदिर हो गया, ऐसे कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं अपन सांची की तरफ। तो सांची जो है दूसरा स्थान है जो मध्य प्रदेश की तरफ से विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। सांची जो है वो रायसेन में स्थित है। किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो है बौद्ध मठ जो है स्थापित किए गए हैं। सांची की स्थापना 30 BC यानी कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व किसने की थी? अशोक ने। सांची की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने की थी। अशोक किस वंश का शासक था? यहाँ से पूछ सकते हैं। तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश का शासक था तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर हो गया? और मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का पुत्र था, है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। तो अशोक जो है, अशोक का एक आपने पढ़ा होगा कलिंग विजय, है ना। तो कलिंग विजय जो है अशोक से संबंधित है। वहीं कलिंग विजय के बाद ही अशोक ने क्या किया था? अपना धम्म चक्र का जो है मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था और राजपाट सब कुछ ऐसा त्याग दिया था। तो सांची की स्थापना की बात करें, रायसेन में है सांची, बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्थापना अशोक ने की और इसकी खोज का श्रेय जो है वो जनरल टेलर को जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि खोज का श्रेय किसको? जनरल टेलर को जाता है। 1818 में जनरल टेलर ने सांची की खोज की। क्लियर है? और विश्व धरोहर की सूची में इसको 3 साल पश्चात यानी कि 1886 में खजुराहो को शामिल किया गया और 1889 में सांची को शामिल कर लिया गया। केवल कब? 1889 में विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं तीसरा स्थल जो कि है भीमबेटका। यह भी रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज का श्रेय विष्णु श्रीधर वाकड़कर को जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है अभी पिछली बार 2021 जो अभी पेपर हुआ था MPPSC का, उसमें ये पूछा गया है कि जो भीमबेटका है रायसेन जिले में स्थित है उसकी खोज किसने की? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की और 1957-58 में इन्होंने इसकी खोज की थी। 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। अब आप देखेंगे शुरू से खजुराहो को 1986 में करा, उसके बाद अपन आए भीमबेटका रायसेन में स्थित है, इसको 1989 में करा और भीमबेटका के बाद आप आए सबसे पहले खजुराहो, सांची और भीमबेटका। तो जो खजुराहो है, खजुराहो को 1986 में किया, उसके बाद सांची को 1989 में किया और भीमबेटका को 2003 में किया, याद रखना है। अब आते हैं अपन ग्वालियर और ओरछा की ओर। जो ग्वालियर है
ये इस शहर की स्थापना 19 शताब्दी 9th शताब्दी में ग्वालियर शहर की स्थापना होती है और ग्वालियर में काफ़ी वंशों का शासक रहा। अभी अगर वर्तमान में हम देखें तो 1947 के समय पर सिंधिया वंश का जो है शासन था और सिंधिया वंश की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। ग्वालियर का नाम किसके कारण पड़ा, या ग्वालियर को ग्वाला ऋषि की तपोभूमि भी बोलते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और ग्वालियर का जो किला है उसे किलों का किला यानी कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, किसको, ग्वालियर के किले को। तो इतना आप याद रख सकते हैं ग्वालियर से। और यहाँ पर काफ़ी महल हैं, जैसे कि आपका सहस्त्रबाहु मंदिर है एक, तो ये सब ना ग्वालियर में, मान मंदिर का महल है, ये ग्वालियर में स्थित है। और दूसरा स्थल आप देखेंगे ओरछा। ओरछा क्या है, बुंदेलों की राजधानी रहा है ओरछा, और यह किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं और काफ़ी महल हैं। तो इस कारण से ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को अभी अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। तो टोटल 5 हो गए हैं, खजुराहो 1986, सांची 1989, भीमबेटका 2003, उसके बाद ग्वालियर और ओरछा 2020। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।